नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है और कार्यक्रम है कला यात्रा, जिसमें आज बांदा यानी बुंदेलखंड के वो कलाकार जो कान्हा के साथी यानी कन्हैया के तमाम जो बाल गोपाल हैं उनकी स्वरूप में सब बैठे हुए हैं। और ये हैं कलाकार हैं दीवारी नृत्य के, जो बड़ा प्रसिद्ध नृत्य है और बड़ी परंपरा के साथ उत्साह और शौर्य का प्रदर्शन करते हैं और अपनी जो हमारी गंवई संस्कृति है उससे निकले हुए इस लोक नृत्य का भी प्रदर्शन करते हैं। और हमारे साथ हैं रमेश पाल और कृष्ण पाल, उनकी ये जो पूरा समूह। तो रमेश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आपने आज प्रस्तुति की है संगीत नाटक अकेडमी के कलोत्सव जो 2023 है उसमें, और अब आप हमारे रेडियो जय घोष के स्टूडियो में हैं। तो ये बताइए क्या है दीवारी नृत्य और थोड़ा इसमें क्या गायन किया जाता है? बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य बुंदेली दीवारी। भगवान राम जब 14 वर्ष के उपरांत लंका विजय के बाद जब अवध लौटे, उस अवधि की तैयारी में भगवान राम के समय दीपावली के पावन अवसर पर ये दीवारी नृत्य किया जाता है। और इसमें ये चर्चा क्यों आती है कि भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, तो ये शौर्य का, ये उत्साह का भी प्रदर्शन होता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का नाता विराटपुरी बांदा से था। विराटपुरी बांदा में वर्तमान समय में शेरपुर से ओढ़ा एक गांव है। वहाँ पर उनके फूफा रहते थे जदघोष, उनकी बुआ थी श्रुति सुआ। उनका एक अटूट रिश्ता था कृष्ण भगवान का। इसलिए बांदा में विराटपुरी में बुंदेली दीवारी का विकास भगवान कृष्ण की वजह से हुआ। अच्छा, ये द्वापर और त्रेता का रिश्ता है। क्या बात। और इसी रिश्ते को मानते हुए जो हमारी जैसे पहले दिवाली, फिर इसके बाद दीपावली, इसके बाद इसका अपभ्रंश होकर के दीवारी नृत्य कहा जाने लगा। और आज भी हमारे यहाँ कार्तिक मास में जब दीपावली होती है, दीप जलाए जाते हैं, उसी की परिवा के दिन ये बुंदेलखंड के 13 जनपदों में सब जगह होता है। सब जगह दीवारी लोक नृत्य, नाचने और मौन चढ़ाने की परंपरा है, जो आज भी हमारे यहाँ गाई और खेली जाती है, जिसको हम लोग बच्चों को ये परंपरागत एक घराने की दीवारी कहिए। और इसको हम बच्चों को ट्रेनिंग दे करके अपने उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग, संगीत नाटक अकादमी और जहाँ जहाँ पर हम लोगों को अवसर मिलते हैं, उस अवसर पर हम अपनी बुंदेलखंड की ये शौर्य और मार्शल आर्ट पर आधारित बुंदेली युद्ध और कौशल की तरह करने वाले, आज तो आपने देखा ही है कि बच्चों ने किस तरह से यहाँ संगीत नाटक अकादमी में अपनी प्रस्तुति दी है। और ये हमारा प्रयास रहता है कि पहले हम करते थे, छोटे थे तो आप करते थे, अब आप बड़े हो गए तो अब दूसरों को अवसर दे रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, आगे बढ़े, यही हमारा जो है बहुत सुंदर। और ये जो हमारी बुंदेलखंड की धरती है वो अपने आप में आला उदल की धरती है और शौर्य की गाथाएं वहाँ पर भरी पड़ी हैं। और जो उत्साह और जिस बुलंद आवाज़ से लोग बात करते हैं, ऐसा लगता है कि उनके अंदर बड़ी ताकत भरी हुई है और बड़ी शक्ति के साथ वो काम करते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी। न केवल खेती बाड़ी बल्कि हमारी वहाँ की जो जितने भी लोग हैं बड़े हृष्ट-पुष्ट अच्छे खाने पीने वाले परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये जो परंपरा है, ये जब आप गाँव में इतने दिन तक चलती है, तो इतने दिन चलने का क्या कारण है? ऐसा है कि जो बता भाई दूज तक चलती है। दीपावली से पहले जो है ये 14 जनवरी ये खिचड़ी तक चलती थी, लेकिन अब इसको एक ऐसा विकास हुआ इसका हम लोगों ने कि जैसे संस्कृति विभाग है, महोत्सव और उस तरह के आयोजनों में हम लोग करते हैं। अब तो हमने इसको जो है एक पूरी तरीके से हर शुभ संस्कारित अवसरों पर भी अपनी बुंदेली दीवारी को करते हैं और उससे जो है हमारी एक पहचान बन रही है। और बननी भी चाहिए, क्योंकि बुंदेलखंड की पहचान केवल सूखे और संकट के कारण नहीं होनी चाहिए। बुंदेलखंड की जो अखंड परंपरा है, जो अक्षुण्य योगदान है, न केवल आज़ादी के लड़ाई में बल्कि उससे पहले भी तमाम तरह के योद्धा बुंदेलखंड की धरती से निकले हैं, तो उनको याद किया जाना चाहिए। रानी झांसी वो भी हैं और बहुत तो इनको सबको हम याद करते हैं और वो से पूरे देश में युवा साथियों के बीच में उत्साह बढ़ता है। 2 दिन पहले राष्ट्रीय युवा दिवस, हमारे सब युवा साथी आज साथ में हैं, युवा दिवस मनाया गया और आज खिचड़ी का दिन है, आज मकर संक्रांति है। आप सबको भी शुभकामनाएं। और आपने बताया कि खिचड़ी तक ये पहले नृत्य
किया जाता था जी। और अब दिवाली अब से इसको हम जो है दीपावली के बाद भी निरंतर हम्म, हमेशा करते रहते हैं। जैसे भी अवसर मिला हम लोगों को, हम हर अवसरों पर, और जैसे कोई आयोजन या महोत्सव हुआ उनमें हम बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से ये आप सशक्त भी बनाता है, सामर्थ्य भी बढ़ाता है और सबको एक दूसरे को देखकर उत्साह के साथ प्रदर्शन करने की प्रेरणा भी मिलती और है। इस दिवाली में सबसे मुख्य बात यह है कि युद्ध कौशल के साथ इसमें योग का बड़ा योगदान है। सारा योगी योग है। पूरा योग है। आज आपने देखा होगा कि बच्चों ने किस ढंग से एक मार्शल आर्ट में योग की भांति उसमें योग के तत्व हैं, वो जो है हमारे लिए क्या हर व्यक्ति के लिए आज जरूरी और उपयोगी है। इसलिए हम दिवाली के साथ हमारे योग और दिवाली कलाकार ये सभी उस पर कार्य करते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भी था कि जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए खेलना ज़्यादा ज़रूरी है। भले वो ग्रंथ ना पढ़ें लेकिन अगर खेलते हैं तो सेहत बनती है, सेहत बनती है तो उसके अंदर स्वस्थ मन का विकास होता है। जब स्वस्थ मस्तिष्क और मन का विकास होता है तो बुद्धि और ज्ञान और बोध भी प्राप्त होता है और ये सब तभी होगा। इसलिए खेलना कूदना और इससे सामाजिक ताना बाना भी बड़ा मजबूत होता है। बच्चों में जो है एक दूसरे के प्रति सहृदयता, टीम की भावना, एक दूसरे का नियंत्रण, आपस में भरोसा, ये सब पड़ता है। और बहुत खूबसूरत नृत्य, केवल नृत्य ही नहीं बल्कि सारी कलाएं इसमें सम्मिलित हो गई हैं और इतने रंग समाहित हैं, इतने सुंदर सुंदर चेहरे जो है मेकअप के साथ लग रहे हैं कि देखने का मन करता है कि देखते रहो। हाँ, तो ये जो बाकी सब साज सज्जा जुड़ती है, इसकी क्या परंपरा है? इसकी परंपरा ये है कि जैसे अब ये हमारे बुंदेलखंड के अलावा कहीं नहीं मिलता। इसको तो अब बनाने वाले भी अब इस दुनिया से विदा हो गए। इसको बहुत मैं ढूंढता हूँ, लेकिन इनको जो बनाते हैं उनको हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप जो भी इसकी कास्ट हो हमसे ले लीजिए, लेकिन आप बनाइए। कुछ बच्चों को भी हमने इसकी ट्रेनिंग दी है गांव-गांव में, क्योंकि ये अब बनाने वाले रहे नहीं। और आज के दिन अगर ये पूछा जाए तो पूरा ये जो फोल्डर नीचे का और ये गलगंदा बोलते हैं, ये पूरे गले में बांधा जाता है। हाँ, ये जो गलगंदा है ये जो है गलगंदा है, ये फुलरा है, और इसके बाद ये लौंग है, और इसके साथ ये पहनते हैं। और एक हमारे यहाँ बनियान टाइप होती है जो योग और दिवाली नृत्य करने में कहीं आसानी मिले। इसलिए अब ये वेशभूषा जो है अनोखी है, इस तरह की वेशभूषा जल्दी। और ये जो परंपरा है सजाने की, इसके पीछे क्या है? ये हमारे यहाँ इसके पीछे ये है कि जब मौन चढ़ाते हैं तो हमारे जितने भी मौन धारण होते हैं उस दिन हमारे वहाँ गांव में ये सजावट के साथ मोर पंख लेकर के गाय की बछिया की पूजा करके 5 गांव का दौरा करते हैं। तो वहाँ जो हमारे गांव के पंडित जी होते हैं जो पूजा गाय की करवाते हैं, वही यहाँ पर जो श्रृंगारी महाराज इनका श्रृंगार करते हैं। और श्रृंगार के साथ ये तब तक नहीं मिटता जब तक लौट के उस बछिया को घास चारा ना दे दें, उसकी पूजा ना हो जाए। ऐसी परंपरागत मान्यता के साथ ये सब मेकअप और ये किया जाता है। तो मौन चढ़ाने का क्या अर्थ हुआ? मौन चढ़ाने का अर्थ है कि एक दिन आप मौन रहेंगे। अच्छा, जैसे पूरा एक तरह से व्रत है। हाँ, भगवान कृष्ण ने जब गिरिराज धरण में तंजलि से उठाया था पहाड़ को या गिरिराज को, तो वहाँ सभी लोगों ने लाठियाँ लगाई थी। सबने अपना अपना योगदान दिया था। हाँ, योगदान दिया था। इसलिए लाठी का इस्तेमाल इसलिए लाठी का इस्तेमाल होता है। और उन्होंने कहा था मौन रहना आत्मशक्ति का प्रतीक है। ये बहुत बड़ी बात है और हमारे जीवन में भी ये बहुत उपयोगी बात है। और केवल परंपरा से पोषित जो विषय हैं उनको समझने की बात है। युद्ध कौशल अपनी जगह है, लेकिन ये बहुत बड़ा गूढ़ ज्ञान है कि अपनी शक्ति को संचित करिए। जब मौन रहेंगे तो आत्मशक्ति हमारी बढ़ेगी। और एक दिन के लिए मौन रह कहकर उस दिन ना तो पानी पीते हैं, ना भोजन करते हैं, और नए वस्त्र धारण करके पूरे 5 गांव का दौरा करके आते हैं। फिर इस 5 गांव के दौरे का क्या विषय है? 5 गांव का दौरा का विषय ये है कि 5 गांव के डांड जहाँ होता, हम लोग बोलते हैं बॉर्डर, वहाँ तक आपको जाना है। और वहाँ से फिर आ करके फिर आपको गाय की बछिया को पूजा करना। अब पूजा करने के बाद फिर आप अपनी उनकी बहन जो आती है वो आरती उतारती है कि मेरा भैया जो है 5 गांव में मौन चढ़ा के आया। पानी भी अगर जल पीते हैं
तो वो नोई, गाय की पूंछ की जो बनी बालों से नोई होती है, उस नोई को और दूबा 4 हाथ का वो दबा करके फिर पानी पिलाया जाता है। अच्छा। ऐसी बहुत परंपराएं हैं जो अब वो टूटती जा रही। जहाँ 100 मौनिया मौन चराने वाले होते थे, आज गांव में अब 10-10 कहीं 20-20 ऐसे बचे। हाँ बिल्कुल, ये बुंदेलखंड के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जो गोवंश है वो निराश्रित है बड़े पैमाने पर, और वहाँ पर अन्ना की करने की प्रथा है। यानी एक समय सारे लोग अपनी खेती नहीं करते हैं। जिस समय पानी की संकट ज़्यादा होता है उस समय पूरे गोवंश को छोड़ दिया जाता है। वो अपने आप घूमते हैं, चरते हैं खुले में, जो भी घास पात मिलता है उनको, और उसके बाद जब अगली फसल जब होती है तो उसमें सब लोग फिर बांध लेते हैं। तो हालांकि उनकी आलोचना होती है, लेकिन एक तरह से चारण के लिए छोड़ देना भी एक परंपरा का हिस्सा है। और उससे अब नए संकट खड़े हो गए, क्योंकि तकनीक आ गई, तकनीकों के जरिए पानी का संग्रहण भी होने लगा है। तो परंपरा के साथ में चुनौतियों को भी समझने की ज़रूरत है और समाधान भी निकालने की आवश्यकता है। और कहीं न कहीं जो गोवंश के प्रति प्रेम किसानों का, जो ग्रामीणों का है, वो घटा है, उसका समाधान भी ज़रूरी है। क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ तारतम्य बनाना, तालमेल में रहना, समन्वय के साथ जीवन को व्यतीत करना और उनको सम्मान देना, ये भी कहीं ना कहीं ये परंपरा सिखाती है। इसलिए मौनियों का जो भाव गोवंश के प्रति है, चूँकि उसकी अपना विज्ञान है कि गोवंश के आसपास कितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है, और गोवंश के पूरे शरीर की उस ऊर्जा का न केवल गोधूल के तौर पर पैरों की जो खुर की धूल है उसका महत्व है, बल्कि उसके गोबर और गोमूत्र का भी महत्व है। और उसके उस ऊर्जा के साथ जो चराने वाला है उसका संकल्प, उसकी साधना, वो सीधे भगवान कृष्ण से जुड़ती है। और ये अमूमन ये माना जाता है कि दिवाली नृत्य जो है, जो यदुवंशी हैं यानी जो यादव समाज है उसका नृत्य रहा है, और जो खुद भगवान भी यदुवंशी थे और उनका गौरव हैं, और वो उनके साथ में जो बाल गोपाल चराते थे। तो ये परंपरा भी वहीं से पड़ी है, और ये परंपरा और जीवंत हो और ये बढ़े। तो एक वो गीत जो आप गाते हैं वो भी ज़रूर सुनाते चलें हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को। जी, तो हमारे यहाँ ये गीत होता है कि पहले तो हम लोग सुमिरनी करते हैं। सुमिरनी? जी हाँ, कोई भी कार्य करने से पहले सुमिरन करते हैं। तो सुमिरन किया जाता है। जी, करें। सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहते गणेश, 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप बजा सकते हैं। तो कार्तिक माँ सजे मौनिया भैया, भादों सजी हैया, पुचारा रे। कार्तिक माँ सजे मौनिया भैया, सोलाए गौ कैया, पूछा रे। ऐसी हमारे यहाँ ये सुमिरनी हो गई। ये सुमिरनी पहले थी, अब ये दीवारी नृत्य है। जैसे हमने इसका अर्थ कहिए कि सावन में सजी कजलिया, सावन में जो कजली होती सजती है, और भादों में पुछार जो मोर है हमारा वो सजता है, पंख गिराता है। और कार्तिक मास में यानी दीपावली के उस पर हमारे मौन चराने वाले मौनिया सजते हैं। और लहे गौ की पूंछ, वो जो मोर पंख और गौ की बनाई नोई लिए, तो उस पर आधारित ये दीवारी नृत्य है। क्या बात है। उन सब का सम्मान, उन सब की स्मृतियाँ, उन सब का गौरव, इसका प्रदर्शन भी है। और बुंदेलखंड की ये परंपरा और ये जो सहजता है, सरलता है, सौम्यता है, और ये भी सीखने लायक है बुंदेलखंड से। तो बुंदेलखंड अगर आप जो हमारे श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, वो बुंदेलखंड अगर नहीं गए हैं तो ज़रूर जाएं। जो शौर्य की गाथाएं हैं अगर नहीं सुनी हैं तो ज़रूर सुने, आल्हा भी देखें, सुने, और साथ में इसके तहत दिवाली नृत्य के जो प्रदर्शन करने वाले कलाकार हैं उनसे भी मिलें, और दिवाली के वक्त जाएं तो इसका आनंद आपको अलग अलग जनपदों में भी लेने को मौका मिलेगा। और बुंदेलखंड की धरती बहुत सुंदर धरती है, आपको ख़ास तौर पर स्विट्ज़रलैंड भी नज़र आता है बुंदेलखंड में। तो वहाँ एक साथ खुले पाठ देखने को मिलते हैं। लेकिन पर्यटकों के लिए जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड का विस्तार भी होगा और आप भी उससे जुड़ेंगे, दिल से दिल जुड़ेगा, बात से बात बनेगी, कुछ बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कलाकारों की जो स्थिति है उनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें या सरकार से आपको अपील करना चाहें। कलाकारों की स्थिति पहले से थोड़ा बेहतर है।
लेकिन उतनी बेहतर नहीं है जितनी हम होनी चाहिए। क्या अपेक्षा रहती है, क्या किया जाना हमारी चाहिए? अपेक्षा ये कि जिस तरह से हम गांव में इन लोक कलाओं को जिंदा किए हैं, वहाँ सीखने के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं है, ना हमारे पास वहाँ कोई संसाधन है। लेकिन फिर भी हम लोग परंपरागत, इसलिए कि परंपरा टूट नहीं सकती, हम चाहे कहीं सीखें या कुछ करें। तो सरकार जिस तरह से स्टेडियम और वो बनाती है, उस तरह से कलाकारों के लिए भी अगर ध्यान दे कि कहीं रिहर्सल करें, हाँ बिल्कुल ठीक बात, कहीं भी हमको हो। और इसके साथ साथ जैसे हमको तो पर्यटन विभाग ने मदद की है, उनकी मदद की वजह से आज हमारे बच्चों के पास अच्छी ड्रेस है, अच्छा वो है। लेकिन फिर भी सीखने के साथ साथ जो और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो महंगे हैं अब वो जल्दी मिलते नहीं हैं। लाठी भी अगर देखी जाए तो आज की डेट में 500 रुपए की देते हैं बेचने वाले। इस तरह से और बच्चों का जो रुझान है अब परंपरागत तरफ नहीं है, वो लोग उसको नहीं समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये नहीं अब करेंगे। लेकिन नहीं, हमको फिर लौट के इसी कलाओं पर, इसी संस्कृति पर, अपनी भाषा पर, अपने क्षेत्र पर आना पड़ेगा और हम आ रहे हैं। लेकिन अपेक्षा हमारी ये है कि हम लोग संसाधन विहीन हैं। हमारे संसाधन अगर अच्छे मिल जाएं और हम लोगों को भी, जैसे अब गेम टीचर होते हैं, ऐसे अगर अच्छे टीचर अच्छे वो मिलें तो निश्चित तौर पर और इनको अवसर मिले अच्छी जगह, जैसे प्रोत्साहन के रूप में कहा जाए तो कोई ऐसे अच्छे कलाकारों को या उनको कोई अवार्ड ही नहीं कोई मिलते कि मिले तो उनको भी प्रोत्साहन मिले कि बुंदेलखंड क्षेत्र से इस क्षेत्र में मिला। अलग अलग कलाओं के लिए अलग अलग अपेक्षा कलाओं है। के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो लोक कलाएं हैं उनके पुनर्जीवन के लिए, उनको विस्तार देने के लिए उन कलाओं में अलग अलग अवार्ड्स हों, ताकि उनके कलाकारों को अवसर मिले, उनको भी प्रोत्साहन मिले और उनको भी ऐसे आर्थिक सहयोग भी मिले और उनको और उनके संसाधनों के विकास के लिए प्रयास भी हो। हालांकि संस्कृति विभाग की तरफ से ऐसी बहुत सी कोशिशें हुई हैं और आशा है कि अब आप कलाकारों को जो संसाधन हैं यानी वाद्य यंत्र हैं वो भी मिलेंगे, क्योंकि सरकार की विशेष योजना उस दिशा में पहल है। शासन की पहल से ही तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम उनकी को बधाई देते हैं कि उनका जो प्रयास है सराहनीय है, अच्छा है। साथ साथ तभी ये कलाएं जिंदा भी रहेंगी। बिल्कुल, नहीं तो ये कलाएं जिस तरह से कलाकार, वाद्य यंत्र और पूरी अगूढ़ जो हमारी संस्कृति है वो मर गई है, वो दोबारा नहीं मिलने वाली है। और इसी तरह हमारा भी प्रयास है कि ये लोग कलाकार, कला की वो रुझान बढ़े। हाँ, आधुनिकता के दौर में संकट बहुत से हैं, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है और उसके हिसाब से कलाकारों की जीवन यापन में भी कठिनाइयाँ होती हैं और उनमें उनको भी अपेक्षा है कि हर तरफ से हाथ बढ़े ताकि सहयोग भी ज़्यादा हो और शक्ति भी मिले। क्योंकि कला साधना से ही कला जीवित है। ये बच्चे प्रतिदिन ऐसी ठंडी में सुबह 6 बजे तो आ ही जाते, 5 बजे आते थे। हमने अभी बहुत ही ठंडी थी, इस वजह से अभी इनको मना किया कि शासन प्रशासन भी कह रहा है कि भाई ठंड से बचिए, और वास्तविकता में प्रकृति का प्रकोप है, उससे हमें बचना पड़ेगा। तो हमने बच्चों को 10 दिन के लिए बोला, नहीं तो प्रतिदिन हमारा अखाड़ा चलता है और वो गांव का एक ऐसा स्थान है नेशनल हाईवे के बगल से, हनुमान जी का, जहाँ पर उनकी प्रेरणा से सारे बच्चे और 4-5 गाँव के बच्चे आते हैं। हम उन बच्चों को बुंदेलखंड की बुंदेली दिवारी निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी परंपरागत जो अपनी संस्कृति है, अपना ये सम्मान है, इसको हमें नहीं भूलना है, इसको जीवित रखना है। ये आज नहीं तो कल अवश्य दुनिया में छाएगी, बिल्कुल छाएगी। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे स्टूडियो में आने के लिए और संगीत नाटक अकेडमी के इस कलोत्सव में प्रतिभाग करने के लिए और बुंदेलखंड के सम्मान, गौरव और प्रतिष्ठा को आगे ले जाने के लिए। हमारी संस्कृति अक्षुण्य है और संस्कृति अक्षुण्य आप जैसे कलाकारों के कारण है जिन्होंने उसे बचा के रखा है, और ये संजोना, सहेजना, उसे आगे बढ़ाना, उसके और नए तेवर कलेवर, नए स्वरूप में गढ़ना, ताकि कला के तमाम तरह के आयाम उसमें सम्मिलित हो सकें। आप सब कर रहे हैं, साधुवाद के पात्र हैं। आप भी इन्हें सुनें, सराहें और इन्हें आगे बढ़ाएं। हर तरह के सहयोग के लिए हाथ भी बढ़ाएं। सुनते रहें रेडियो जय घोष, और हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। रेडियो जय घोष iOS और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म पर है, और साथ में आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
ये न भूलें, क्योंकि कला भी बढ़ेगी, कलाकारों की प्रतिष्ठा करने वाला जय घोष भी बढ़ेगा। हर घर तक पहुंचना है, हर दिल तक पहुंचना है, ताकि संस्कृति, संस्कार और परंपराएं जीवंत रहें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय